Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the pedigree analysis. So without any delay let's start. Pedigree analysis एक टेक्निक है जिसके अंदर हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन किस तरीके से इनहेरिटेंस पैटर्न है एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर को लेकर के, मेंडेलियन डिसऑर्डर को लेकर के हम वो स्टडी करते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो बेसिकली जीन्स पे या फिर क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स है उसमें म्यूटेशन होने की वजह से लोकेट कर रहे होते हैं और वो इनहेरिटेंस पैटर्न में इजीली शो हो जाते हैं. तो हम पता करते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, फिर जो पुरानी हिस्ट्री भी उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं आराम से पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू. ठीक है, तो अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई मेल है, ठीक है, तो उसको हम एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर फीमेल है तो हम उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसका हमें सेक्स अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर किसी दो इंडिविजुअल के बीच में मीटिंग हो रही है तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं उनके बीच में. अगर कंसेंजेनियस मीटिंग है यानी कि रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग है तो हम उसमें डबल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे मेल है यहाँ पे फीमेल है एंड दो डबल लाइन बीच में ड्रॉ कर देंगे. दिस इज नोन एज कंसेंजेनियस मीटिंग, जिसमें कि हम रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं. अब ऊपर की तरफ पेरेंट्स आते हैं, नीचे की तरफ जो भी जितने भी ऑफस्प्रिंग्स है वो आएंगी और लेफ्ट साइड पर जो बड़ी ऑफस्प्रिंग है या फिर जो पहले आई है ऑफस्प्रिंग जो एल्डर है वो आएगी और फिर बाद में यंगर ऐसे करते करते आ जाएगा. ठीक है, राइट साइड में. उसके बाद में हम बात करते हैं अबाउट द जो भी अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में, यानी कि अगर पहली बात तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो उसको हम बेसिकली कलर से शो कर सकते हैं, जैसे कि या फिर शेडिंग से शो कर सकते हैं. जैसे कि मान लेते हैं अगर फीमेल कोई भी है और वो अफेक्टेड है किसी भी डिसऑर्डर को लेकर के, वो अफेक्टेड है तो उसके अंदर जैसे सर्कल बनाएंगे उसको पूरा कंप्लीटली वो फिल्ड होगा. ठीक है, यानी कि रेड कलर से फिल्ड होगा. या फिर एग्जाम में अगर ब्लैक एंड वाइट पेपर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब दिखेगा कि फिल्डिंग है कुछ उसके अंदर. ठीक है, अगर कैरियर है कोई फीमेल या फिर कोई भी मेल भी इवन, तो अगर वो कैरियर है तो उसके अंदर क्या होगा कि हम एक सिंपल सा डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे उसको. नाउ अब बात करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है कि वो अनअफेक्टेड है, ठीक है, तो नॉर्मली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. लेकिन अगर मान लो 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास कोई भी डिसऑर्डर नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे, उन पे हम एक सिंपल से वही वापस डायमंड बनाएंगे, उनके बीच में 5 लिख देंगे. दैट्स इट. ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्जैक्टली हम इसमें स्टडी कैसे करते हैं. तो हम क्या करेंगे, जैसे आप मैं ट्रिक बता देती हूँ. जैसे हमें पता है कि हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 तरीके के होते हैं. एक होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, एक होते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स ऑटोसोम्स के ऊपर होते हैं, जो बाकी के हमारे पास 22 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं वो उन पे होता है. एंड जो बाकी के हमारे पास एक पेयर क्रोमोसोम होता है एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स वाई एक्स एक्स, या जो भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 2 तरीके के मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स ऑटोसोम से रिलेटेड है एंड एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है हमारे पास वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर जो एक्स क्रोमोसोम है उससे रिलेटेड है. ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको पता कैसे करेंगे. जब भी हमें कोई पेडिग्री देखने को मिलता है तो हम कैसे पता करेंगे इजीली कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, उसमें भी ये डोमिनेंट है कि ये रेसेसिव है, या फिर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में भी ये डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव है. ठीक है, तो पहले बताती हूँ मैं ऑटोसोमल और एक्स लिंक को कैसे पहचानना है, फिर बाद में देखेंगे कि डोमिनेंट और रेसेसिव में कैसे देखना है. तो बात करते हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर को पता करने की टेक्निक. अगर हमारे पास कोई भी पेडिग्री दे रखी है और हमें देखना है कि मदर से कोई भी डिसीज जो है वो बेटे में जा रहा है या फिर फादर से जो डिसऑर्डर है वो बेटी में जा रहा है, यानी कि आपको क्रिस क्रॉस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा. मदर से बेटे में जा रहा है यानी कि फीमेल से एक मेल में जा रहा है, और एक मेल से यानी कि फादर से अपनी बेटी में जा रहा है, यानी कि डॉटर में जा रहा है, यानी कि फीमेल में जा रहा है, मतलब मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल. तो इस तरीके का डिसऑर्डर, इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा तो आप बोलोगे कि ये जो डिसऑर्डर है वो एक्स लिंक डिसऑर्डर हो सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव है. देखो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ना कि वो जनरेशन स्किप नहीं करते कभी भी. ठीक है, जनरेशन स्किप करने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी बच्चों में यानी कि कोई भी प्रोजेनिज है उनके अंदर कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स में 100% वो डिसऑर्डर होना ही होना चाहिए, यानी कि दोनों में से किसी भी एक पेरेंट में वो डिसऑर्डर दिखना ही दिखना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर पेरेंट में डिसऑर्डर है तो जो जनरेशन है यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो प्रोजेनिज है उनके अंदर डिसऑर्डर हो. ये कंपल्सन नहीं है. तो मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने बोला ना कि जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं वो कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करते. जो 2 जनरेशन स्किप करने का मतलब ये नहीं होगा कि अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी होना कंपलसरी है. देखो क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है और उसके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है. दोनों पेरेंट्स जो हैं वो मान लेते हैं एक पेरेंट जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में, यानी कि वो बचा हुआ है. ठीक है, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, और एक पेरेंट को डिसऑर्डर है वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला. ठीक है, अब मान लेते हैं कि जितने भी सारे अभी क्रॉसेज हुए हैं सबके अंदर स्मॉल ऐसा करके कुछ भी जो जीन है सब में अभी तक जितनी सारी प्रोजेनीज है उनमें चला गया है. तो कोई भी जो प्रोजेनी होगी अभी इस जनरेशन की उसमें डिसऑर्डर आएगा ही नहीं, उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई डिसऑर्डर है. ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, आपको अगर इस तरीके से देखते हो कि पेरेंट में डिसऑर्डर है और बच्चे में नहीं है या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन में उसमें नहीं है डिसऑर्डर, तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन ये था तो डोमिनेंट वाला केस ही ना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द थिंग्स कि अगर कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो अगर वो बच्चों में होगा तो पेरेंट में होगा ही होगा.
ठीक है। अगर कोई भी डिसऑर्डर आपको पता करना है कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करेगा। जनरेशन स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट में है तो बच्चों में होना ज़रूरी है, पर ये होना ज़रूरी है कि बच्चों में है तो पेरेंट में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों में अगर किसी भी बच्चे में मान लेते हैं कि अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो कैपिटल ए स्मॉल ए की कंडीशन भी बनती है। लेट्स से अगर वो कैपिटल ए स्मॉल ए की कंडीशन में बनती है तो वो कैपिटल ए है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से आया है, तो पेरेंट्स के पास वो कैपिटल ए का डोमिनेंस होना चाहिए और उनके पास वो डिसीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वापस मैं एक बार कंसाइज कर देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड है तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाएगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मदर से बेटे में जाएगा और फादर से बेटी में जाएगा, डॉटर में जाएगा, ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इस तरीके से होता है, फीमेल टू मेल एंड मेल टू फीमेल, इस तरीके से होता है। तो आप बोलोगे कि सिंपल सा वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एंड अगर हम बात करते हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर की एंड रिसेसिव डिसऑर्डर के बीच में डिफरेंस की, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर कभी भी अपनी जनरेशन जो है वो स्किप नहीं करता। जनरेशन स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट में है तो बच्चों में भी डिसीज आए, बट ये है मतलब जो जनरेशन स्किप का जो मैंने बात बताई है उसका मतलब ये है कि अगर बच्चों में डिसऑर्डर है तो 100% किसी ना किसी एक पेरेंट में होना चाहिए डिसऑर्डर, अदरवाइज वो डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं होगा, वो रिसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में कुछ 2 कैटेगरीज दे रखी हैं, तो 2 कैटेगरीज के हिसाब से मैं बताती हूँ। देखो 2 कैटेगरीज के हिसाब से हमारे पास ये दो कैटेगरी दे रखी हैं, ठीक है। इन 2 कैटेगरीज के अंदर पहले जो फर्स्ट जनरेशन की जो फीमेल है उनके पास डिसीज़ है, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन की फीमेल है उनके पास डिसीज़ है, और जैसे मैंने बताया कि मदर से बेटे में जो डिसऑर्डर जा रहा है और दूसरी जगह एक बेटी में भी जा रहा है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि आप सिंपल सा बोल सकते हो, देखो क्या है कि माँ से बेटे में भी जा रहा है, माँ से बेटी में भी जा रहा है, यानी कि कोई भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। पहली बात, कोई भी डिसऑर्डर अगर प्रोजेनीज में है तो उसकी मदर में या फिर उसके फादर में, यानी कि जो पेरेंट्स है बेसिकली, उनमें से डिसऑर्डर होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने अभी तक ये बोला कि अगर जैसे मैंने देखा कि अभी यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे, अब मैंने देखा नहीं है पर मैं बता रही हूँ, अगर प्रोजेनिस में डिसऑर्डर है तो अगर उनकी पेरेंट्स में से किसी एक में भी डिसऑर्डर होगा तो ये ऑटोसोमल का केस हो जाएगा, अदरवाइज तो ये डोमिनेंट का केस हो जाएगा, अदरवाइज ये डोमिनेंट का केस नहीं होगा। अभी तक हमें पता चल चुका है ये ऑटोसोमल का केस है। अब देखना है डोमिनेंट का केस है कि रिसेसिव का केस है। तो देखो यहाँ पे जो बेटा है उसके पास भी डिसऑर्डर है, और जो एक बहन है उसके पास भी डिसऑर्डर है, ठीक है, और उसकी मदर के पास भी डिसऑर्डर है, ठीक है। एंड देन जो नेक्स्ट यानी कि थर्ड जनरेशन जो आ रही है, ठीक है, थर्ड जनरेशन के अंदर एक बेटी को डिसऑर्डर है, उसकी मम्मी को भी डिसऑर्डर है, यानी कि 100% ऑटोसोमल का केस है, यानी कि 100% ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। ऑटोसोमल का क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि एक्स लिंक का जो भी चांसेस थे वो हट गए, तो ऑटोसोमल। एंड उसी जगह पे जब प्रोजेनिस में डिसऑर्डर है और मम्मी के पास भी डिसऑर्डर जा रहा है 100%, यानी कि पेरेंट्स में से किसी के पास भी डिसऑर्डर जा रहा है 100%, तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे कि ये डोमिनेंट का पेडिग्री है, तो हम बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट इस तरीके से हो जाएगा। नाउ दूसरी पेडिग्री देखते हैं। दूसरी पेडिग्री में जो फर्स्ट जनरेशन है उसके पास कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, सेकंड जनरेशन में बेटे में डिसऑर्डर है एंड बेटी में डिसऑर्डर है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये दूसरा दे रखा है कि सेकंड जनरेशन में कोई भी डिसऑर्डर नहीं दे रखा था, लेकिन थर्ड जनरेशन में डिसऑर्डर आ गया है। तो सिंपल से आप बोल सकते हो कि बच्चों में डिसऑर्डर है लेकिन माँ बाप में डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि रिसेसिव का केस होगा ये, ठीक है। ये डोमिनेंट का केस कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज डोमिनेंट हमेशा ही जनरेशन स्किप, मतलब डोमिनेंट कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करता, रिसेसिव कर सकता है। तो उस वजह से हमने बोला सेकंड में डिसऑर्डर था, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स थे उनके पास डिसऑर्डर नहीं है, एंड वैसे ही थर्ड जनरेशन में डिसऑर्डर है लेकिन सेकंड जनरेशन के पेरेंट्स में नहीं है, यानी कि रिसेसिव का केस हो जाएगा, ठीक है। अब उसी जगह पे ये जो है ये जो डिसऑर्डर है ये बिल्कुल भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस तो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं दिखा रहा है कि मम्मी से है फिर बेटे में गया है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो सिंपल सा ऑटोसोमल रिसेसिव का केस आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको और देखने को मिल सकती है, जैसे कि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेनली फीमेल्स के अंदर होते हैं, और जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेनली मेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।